नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची घटना पर आधारित वीडियो है मेरठ जिले की। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुदड़ी बाजार में 22 मई 2008 की सुबह कुछ स्थानीय लोग एक शख्स को अपनी कार के डिक्की में 3 लाशों को डालते देखते हैं। यह दृश्य काफी डरावना था और वहां मौजूद किसी भी इंसान में भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई वहां जाकर उसे रोकने टोकने की हिम्मत करे। लोग परेशान थे और हैरान थे कि आखिर वह शख्स वहां कर क्या रहा है। लोग देखते हैं कि उस शख्स के मकान से लेकर बाहर सड़क तक चारों तरफ खून ही खून फैला था। कुछ देर के बाद कुछ और गाड़ियों का काफिला उस जगह पर पहुंचती है। कुछ देर के बाद वो सभी काफिले उन तीनों लाशों को लेकर ठिकाने लगाने के लिए कहीं और निकल जाते हैं। उसी दिन मेरठ जिले के बागपत क्षेत्र के समीप बलौनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिंडन नदी के आसपास दुष्यंत तोमर नामक एक युवक अपने कार पर किसी का इंतजार कर रहा था। तभी वही काफिला जो गुदड़ी बाजार से निकली थी, वही काफिला उसी के बगल से गुजरती है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि लगभग सभी काफिला निकल जाते हैं, लेकिन एक काफिला, एक गाड़ी ऐसा था कि वहां कीचड़ में फंस जाता है। कीचड़ में फंसने के बाद ड्राइवर काफी मेहनत करता है, कोशिश करता है कि इस गाड़ी को किसी तरीके से हम निकालें, लेकिन वो असफल रहता है। वो निकाल नहीं पाता। वो बार बार गाड़ी से उतरता है, फिर चारों तरफ चारों पहियों को देखता है, फिर गाड़ी में बैठता है, कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकल पाता है। दुष्यंत तोमर अपनी गाड़ी से ये दृश्य देख रहा था। तभी पीछे से एक गाड़ी आता है और उसी जगह पे रोकता है जहां पे वो गाड़ी फंसा हुआ था। उस गाड़ी का ड्राइवर बोलता है कि अरे यार, गाड़ी को यहीं छोड़ दो और चलो मेरे साथ। फंसी गाड़ी को वहीं ड्राइवर छोड़ देता है और उस गाड़ी में बैठ करके वो निकल जाता है। पीछे एक गाड़ी में बैठा दुष्यंत तोमर सोचने में लग जाता है कि आखिर क्या हो रहा है। वह सोचता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अपनी गाड़ी से उतरता है और जल्दी से उस गाड़ी के पास जाता है जो जो गाड़ी वहां फंसा हुआ था। वो जैसे ही पहुंचकर खिड़की में झांकता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है एक लाश औंधे मुंह पिछले सीट पर पड़ा हुआ है। वो ये देखकर डर जाता है और जल्दी से पीछे दौड़कर अपने कार की ओर बढ़ जाता है और कार में बैठ जाता है और सोचता है, अरे यार, वहां तो एक लाश है, मैं क्या करूं। वो जल्दी से बलौनी पुलिस, जो आसपास जो पुलिस थाना थी, बलौनी पुलिस थाना, वहां फोन करता है। वहां के इंस्पेक्टर उठाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। वो इस घटना के बारे में डिटेल से पुलिस को बता देता है कि मैं कार में मौजूद था, एक गाड़ी यहाँ फंसी और उस गाड़ी में एक लाश है। पुलिस यह सुनकर जल्दी हरकत में आ जाती है और जल्दी उस स्थान पर पहुंच जाती है। पुलिस जैसे ही उस गाड़ी के समीप जाती है, देखती है कि सचमुच में एक लाश वहां पे था। दुष्यंत भी अपने कार से उतरता है और पुलिस के साथ उस कार के पास जाता है। पुलिस उस कार के डिक्की को खोलती है तो देखती है 2 लाश डिक्की पर भी पड़े हुए हैं। दुष्यंत पुलिस के साथ गौर से देख रहा था उन सभी लाशों को, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा था क्योंकि लाश छत विक्षत हालत में थी। लेकिन जैसे ही दुष्यंत तोमर गौर से तीनों लाशों को देखता है तो उनमें से 2 लाश को वह पहचान जाता है। वह 2 लाश पुनीत गिरी और सुधीर उज्ज्वल के थे और ये दोनों मेरठ कॉलेज के छात्र थे। और दुष्यंत तोमर, जो वहां से यह दृश्य घंटों से देख रहा था, वह मेरठ कॉलेज का स्टूडेंट लीडर था। इस कारण पुलिस को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े लाशों की शिनाख्त करने में। वहां मौजूद दुष्यंत ने तीनों लाशों की पहचान कर दी। तीनों लाशों में एक का नाम था सुनील डाका, दूसरे का नाम था पुनीत गिरी और तीसरे का नाम था सुधीर उज्ज्वल। और इन्हें मारने वाले का नाम था हाजी इजलाल। ये चारों कभी पक्के वाले दोस्त हुआ करते थे। इनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि ये चारों अगर एक दूसरे को ना देखे तो इन्हें चैन नहीं मिलता। तो ऐसा क्या हो गया इन चारों दोस्तों के बीच में कि मामला खून खराबे तक आ पहुंचा और नतीजन 3 लोगों की हत्या भी हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह है। मेरठ के गंगानगर इलाके में किराए के एक मकान में एक खूबसूरत महिला रहती थी जिसका नाम था शिबा सिरोही। शिबा सिरोही भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी। एक रोज शिबा मार्केट जाती है कुछ काम के लिए, कुछ सामान लाना था शायद उसको। तो रास्ते में हाजी इजलाल नाम का एक शख्स मिल जाता है। वह कुछ पूछती है, दोनों आपस में बात करते हैं और यह पहली मुलाकात उनकी रोज रोज मुलाकात में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं, रोज घंटों बात करना शुरू कर देते हैं। चूंकि शिबा बहुत ही खूबसूरत महिला थी, इसलिए हाजी इजलाल भी उसके प्यार की गिरफ्त में धीरे धीरे फंस जाता है। यूं तो शिबा सिरोही शादीशुदा थी, लेकिन उनके जो हस्बैंड थे वो वहां नहीं रहते थे। देखते ही देखते इजलाल शिबा से इतना प्यार करने लगता है कि वह हर रोज उससे मिलना चाहता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि आखिर वो मिले तो मिले कहाँ। इसलिए इजलाल शिबा के लिए भाड़े का एक मकान ले लेता है और वहाँ हर रोज दोनों वक्त बिताते हैं, मिलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पार्टियां करते हैं। महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी, वो हर चीज जो शिबा की ख्वाहिश होती थी
चुटकी बजाते ही इजलाल उसे हाजिर कर देता था। धीरे धीरे इसी तरह ही खुशी खुशी दोनों का वक्त बीतने लगता है, लेकिन कुछ दिन के बाद शायद ये खुशियां किसी की नजर लग जाती है। शिवा को और एक शख्स के साथ जान पहचान हो जाती है, और उस शख्स का नाम था सुनील ढाका। सुनील ढाका से दोस्ती बढ़ने के बाद वह सुनील ढाका से भी उसी कोठी पर ही मिलती थी। वह ऐसा काम करती थी कि जिस दिन सुनील ढाका से मिलती थी उस दिन वह इजलाल से नहीं मिलती थी, और जिस दिन इजलाल से वह मिलती थी उस दिन सुनील ढाका से वह नहीं मिलती थी। इसी तरह शिवा सिरोही का खुशनुमा जीवन बीतते जा रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लेकिन एक दिन अचानक से सुनील ढाका को इजलाल के बारे में पता चल जाता है। वो सिरोही से पूछता है कि ये इजलाल कौन है। पहले तो वह बताने से इनकार कर देती है, लेकिन बाद में बता देती है कि वह कौन है। इसी तरह कुछ दिन के बाद इजलाल को भी सुनील ढाका के बारे में पता चल जाता है। लेकिन सुनील ढाका को जब इजलाल के बारे में पता चला था तो उसको बहुत ही अंदर से क्रोध यानी गुस्सा आ गया। वो अपने दो दोस्तों को इसके बारे में बता देता है। सुनील, सुधीर और पुनीत, ये तीनों पुराने मित्र थे। सुधीर और पुनीत मेरठ कॉलेज के छात्र थे। वहीं सुनील ढाका रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था। वहीं दूसरी ओर हाजी इजलाल मेरठ का बहुत ही बड़ा मीट कारोबारी था और बहुजन समाज पार्टी का नेता भी था। इजलाल के चाचा हाजी अखलाक 80 के दशक में ही यह मीट कारोबारी को स्टार्ट किया था, यानी कि शुरू किया था, और उसी ने ही इस कारोबारी को बुलंदियों तक पहुंचाया था। 1993 में वह जनता दल की टिकट पर मेरठ विधानसभा की सीट जीतकर विधायक भी बने थे। साल 2000 में हाजी अखलाक के बेटे यानी कि इजलाल के चचेरे भाई शाहिद अखलाक ने भी मेयर पद का चुनाव लड़ा था और वह वहां से जीत भी हासिल किया। इसके अलावा इजलाल के मां भी मेरठ नगर निगम मेयर की चुनाव लड़ चुकी थी। पूरा परिवार बसपा को समर्पित था, इसलिए मायावती की सरकार में अखलाक परिवार की तूती बोलती थी। अब बात करते हैं शिवा सिरोही की। शिवा सिरोही जाट समुदाय के थे और वो तीनों दोस्त सुनील सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्ज्वल, ये तीनों भी उसी समुदाय के थे, यानी कि जाट समुदाय के थे। लेकिन हाजी इजलाल एक मुसलमान था, इसलिए कहीं ना कहीं सुनील और उसके दोस्तों को इस बात से ऐतराज था कि हाजी इजलाल एक मुसलमान होते हुए भी शिवा सिरोही उसके प्यार के चुंगल में कैसे फंस गई और वह उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। इस बात को लेकर सुनील और उसके दोस्तों ने भी शिवा को कई बार चेतावनी दे चुके थे कि उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, लेकिन इसके बावजूद भी शिवा इजलाल को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस के मुताबिक इस बात को लेकर हाजी इजलाल और उन तीनों दोस्तों के बीच पहले भी आमना सामना हो चुका है, लेकिन हर बार वो तीनों दोस्त हाजी इजलाल पर भारी पड़ते थे। इसलिए इजलाल कहीं ना कहीं ये समझ चुका था कि जाटों से पंगा लेना उसकी औकात से बाहर की बात है, फिर चाहे राज्य में उसकी पार्टी की सरकार ही क्यों ना हो। इसलिए उसने उन तीनों को समझौता करने का ऑफर दिया और उन तीनों दोस्तों ने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर। अब ये चारों शख्स एक पक्के दोस्त बन चुके थे। इनकी दोस्ती अब इतनी पक्की हो चुकी थी कि ये लोग कहीं भी जाए, कहीं भी घूमने जाए तो एक साथ जाते। कहीं भी पार्टी करना हो तो एक साथ पार्टी करना है, कहीं शराब बैठ करके पीना हो तो एक साथ शराब बैठ के पीना है, कहीं नाच गाना या डिस्को कहीं भी जाना हो तो ये लोग एक ही साथ जाते थे। लेकिन तीनों दोस्त इस बात से बेखबर थे कि इजलाल के दिल में बदले के अंगारे पनप रहे हैं। वह सही मौके का तलाश कर रहा था और आखिरकार 22 और 23 मई 2008 की वह रात, मौके वाली रात आ ही जाती है। वह बिरयानी के पार्टी के लिए तीनों दोस्तों को अपने कोठी पर बुलाता है। इजलाल पहले से ही अपने कई दोस्तों के साथ वहां बिरयानी के साथ शराब के साथ पार्टी कर रहा था। तीनों दोस्त उसकी पार्टी इनवाइट को एक्सेप्ट करते हैं और जल्दी से उस कोठी पर पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि पहले से ही कुछ लोग वहां आपस में मिल बांट करके पार्टी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। ये लोग भी शराब का सेवन करना शुरू कर देते हैं। शराब के नशे में सब एक दूसरे का खींच रहे थे, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। बातों ही बातों में बात पहुंच जाती शिवा सिरोह के बीच में। इजलाल उन तीनों दोस्तों को कहता है कि भाई तुम लोग हम दोनों के बीच से हट जाओ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं शिवा से प्यार तो करता ही हूँ, शिवा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। यह बात सुनकर सुनील को अच्छा नहीं लगता है। सुनील भी यही बात उससे बोलता है, देख यार इजलाल, तू दूसरी लड़की पटा ले, क्योंकि शिवा से तो मैं प्यार करता हूँ और शायद तुमको अच्छी तरह से नहीं पता होगा, शिवा सिर्फ मुझसे प्यार करती है, वो तुमसे सिर्फ दिखावे के लिए प्यार करती है। सुनील आगे इजलाल को चेतावनी देते हुए कहता है कि मैं तुमको आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम उससे दूर चले जाओ, नहीं तो आगे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह बात सुनकर इजलाल बीच पार्टी को छोड़कर बाहर निकल जाता है और काफी देर वह किसी से फोन पर बात करने लगता है। सुधीर को बोलता है, अरे यार इजलाल कहाँ चला गया, क्या हो गया उसको, लगता है उसको बुरा लग गया,
जा उसको बुला करके अंदर लेके आओ। इस बात पर सुनील फिर बाहर जाता है। बाहर देखता है इजलाल किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। वह जाते ही वो फ़ोन रख देता है और उसको बोलता है कि चलो यार, बुरा मत मानो। चलो अंदर चलो, फिर से पार्टी करते हैं हम लोग। यह बात सुनकर फिर इजलाल सुनील के साथ अंदर चला आता है। इजलाल और सुनील जैसे ही अंदर आते हैं, सुधीर फिर से मज़ाक उड़ाने लगता है। फिर क्या था, एक क्षण में ही वो अपना पिस्टल निकालता है और बिना सोचे समझे सुधीर के ऊपर एक गोली मार देता है। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। दूसरे पल में ही देखते हैं कि सुधीर औंधे मुंह जमीन पर गिर जाता धड़ाम से। यह दृश्य देखते ही सुनील और पुनीत वहां से भाग निकलते हैं। अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। वे दोनों जैसे ही वहां से भाग के निकलते हैं, उसी समय इजलाल के गुर्गे वहां पे पहुंच जाते हैं गाड़ियों से। वह जिस समय पार्टी छोड़कर बाहर गया था, वह इन्हीं गुर्गों से वहां पहुंचने के लिए बात कर रहा था। इजलाल अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता है। वह अपने गुर्गों को आदेश देता है कि जल्दी से दोनों को पकड़कर मेरे सामने हाजिर कर दो। हमको अपना पुराना हिसाब किताब यहीं पे चुकता करना है। उधर सुनील और पुनीत उस गुदड़ी बाजार के सकरी गलियों के बारे में ज्यादा जानकारी उन दोनों को नहीं थी कि किधर से जाना है और किधर से निकलना है। इसी कारण इजलाल के गुर्गों ने उन दोनों को जल्दी ही धर दबोचा और दोनों को पकड़ करके इजलाल के सामने पेश कर दिया। और उसके इशारे से सभी गुर्गों ने मीट काटने वाला छुरा निकाल लिया। यह देखते ही दोनों दोस्त चीखने और चिल्लाने लगते हैं और अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन इजलाल इतना बेरहम हो चुका था कि वह उन दोनों को छोड़ना ही नहीं चाहता था। वे लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं कि कोई तो आओ, हमें बचा लो। लेकिन इतनी सुनसान और अंधेरी रात में भला उनकी चीख पुकार को सुनता को। अगले ही पल में इजलाल इन दोनों को खत्म करने का आदेश देता है। यह एक ऐसा नजारा था कि किसी कबीले के अंदर कोई अदालत वाला सीन हो रहा हो और कोई सरदार उसको आदेश दे रहा हो। वो जैसे ही बोलता है इन दोनों को खत्म कर दो, और इतना आसानी से खत्म मत करो, पहले इन दोनों को पूरी रात टॉर्चर करो। यह सुनते ही सभी गुर्गे उन पर टूट पड़ते हैं और वे लोग उनको लात गुस्सों से या किसी भी चीज से मार मार के अधमरा कर देते हैं। इतना मार के अधमरा कर देते हैं कि ये लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। खड़े तो दूर, बैठ भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद इन दोनों की आंखों को फोड़ दिया जाता है और एक दोस्त जो पहले से मरा पड़ा था, उसकी भी आंख फोड़ दी जाती है। फिर छुरा से सभी का गला को काट दिया जाता है और अंत में जितने भी उनके पिस्टल में गोलियां थे, सभी गोलियों से उन तीनों लाशों को भून दिया जाता है। इतने में वहां सुबह हो जाती है और सुबह भी इजलाल को किसी का भी डर नहीं रहता है। क्योंकि सुबह हो गई थी तो उस इलाके के स्थानीय लोग वहां पर टहल रहे हैं। गाड़ियां आ रही है, जा रही है, लेकिन इजलाल को किसी से कोई मतलब नहीं है। वह उन लोगों के सामने ही अपने गाड़ी की डिक्की में उन तीनों लाशों को डाल रहा है। और उसके बाद वही सब होता है जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। इधर पुलिस भी जांच में जुटी हुई थी। पुलिस को एक बड़ा सबूत मिलता है। उसे पता चलता है कि देवेंद्र आहूजा नाम का एक ड्राइवर उन लोगों के साथ था। पुलिस पता करती है तो पता चलता है देवेंद्र इजलाल का पुराना ड्राइवर था। उन तीनों का मर्डर के समय देवेंद्र उन कातिलों के साथ ही था और वह वही गाड़ी को ड्राइव कर रहा था जिस गाड़ी में उन तीनों लाशों को ठिकाने के लिए लादा गया था। जब वो गाड़ी उस बागपत क्षेत्र में फंस गई थी तो वह वहां उस गाड़ी को छोड़ करके वह सीधे अपने घर चला गया था और खौफ के चलते उसे बुखार चढ़ गया था। घर वाले उससे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है। पहले तो वो सब कुछ बताने से मना कर देता है, लेकिन राज का बात वो राज नहीं रख पाता है और वो सबको उस घटना के बारे में पूरे परिवार वालों को बता देता है। लेकिन अगले ही पल वे लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और वे लोग बलौनी पुलिस स्टेशन जल्दी पहुंच जाते हैं। देवेंद्र उस वारदात की सारी कहानी को पुलिस के सामने बयान कर देता है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था और राजनीतिक परिवारों से जुड़ा हुआ था। इसलिए पुलिस देवेंद्र को चुप रहने और घर में ही रहने की सलाह देते हैं और जल्दी से देवेंद्र को वहां से छोड़ दिया जाता है, उसे घर के लिए भेज दिया जाता है। बागपत पुलिस ने बलौनी थाने में इस ट्रिपल मर्डर का केस दर्ज कर लिया था, लेकिन हाजी इजलाल अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर था और इस मामले में पुलिस भी सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं कर रही थी। इसलिए मृतकों के परिजनों ने इस केस को बलौनी थाना से मेरठ शहर के कोतवाली थाना में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया और इस केस को उस थाना में ट्रांसफर भी कर दिया गया।
इसके बावजूद अभी भी इजलाल पुलिस के गिरफ्त से बाहर था। इसलिए पुलिस पर अब इजलाल को साजिशन बचाने का आरोप लगने लगे। इधर इस घटना के विरोध में मेरठ के कॉलेज के छात्र सड़क पे उतर आए प्रदर्शन करने के लिए। मेरठ से लेकर दिल्ली तक सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आए और इसके विरोध में प्रदर्शन करने लगे। छात्रों के अलावा मेरठ के व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद कर खराब कानून व्यवस्था के विरोध में विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस केस के तफ्तीश में सत्ता से लेकर पैसों का भरपूर इस्तेमाल हुआ। पुलिस के बड़े बड़े अफसर तक इजलाल के पैसों और उसके रसूख के गिरफ्त में थे। लेकिन जैसे जैसे पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा, इजलाल को सरेंडर कराने की कोशिशें तेज हो गई। मामले की जांच कोतवाली थाना से हटाकर सदर बाजार के थानेदार डीके बलियान को सौंप दी गई। उन दोनों डीके बलियान बहुत ही ईमानदार पुलिस अफसर के रूप में जाने जाते थे। इस मामले की जांच के दौरान डीके बलियान पर एक बड़े अफसर ने दबाव बनाया। उनका कहना था कि 3 आरोपियों के नाम अपने जांच रिपोर्ट से हटा दें और वे 3 शख्स थे हाजी इजलाल के 2 सगे भाई और एक बहनोई। लेकिन डीके बलियान ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो उस बड़े अफसर ने डीके बलियान को मेरठ से कानपुर ट्रांसफर कर दिया। यह खबर जैसे ही सरकार के कानों तक पहुंची, सरकार ने डीके बलियान को कानपुर से मेरठ फिर से ट्रांसफर कर दिया और उस बड़े अफसर को मेरठ से बाहर भेज दिया। आखिरकार इजलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इजलाल की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने कोतवाली थाना के तत्कालीन प्रभारी को अपने पद से हटा दिया, क्योंकि इजलाल को पुलिस इनकाउंटर से बचाने के लिए कोतवाली थाना के कुछ बड़े अफसरों का बहुत बड़ा हाथ था। सरकार ने जल्दी ही इस मामले को मेरठ कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में इंस्पेक्टर डीके बलियान ने हाजी इजलाल समेत 14 आरोपियों के खिलाफ अक्टूबर 2008 में चार्जशीट फाइल कर दिया। इस हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी इजलाल समेत उसके 2 भाई, एक बहनोई, 4 नौकर और 5 गुर्गों समेत शिवा सिरोही के खिलाफ सबूत हासिल किए। फिलहाल शिवा सिरोही और 5 आरोपी जमानत पर जेल से बाहर है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले की सुनवाई अभी भी मेरठ कोर्ट में चल रहा है और मृतकों के परिजन अभी भी इंसाफ की आस में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं।